जय हिंद दोस्तों। भारतीय के इस खास कार्यक्रम भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं भारत अपनी पूरी टीम के साथ आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मास्क जरूर लगाएं। और अभी मैं मास्क हटा देता हूं क्योंकि अभी रूम में कोई और नहीं है। लेकिन जैसे आपको पता है कि कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप मास्क अवश्य लगाएं। तो आज ये जो समाचार का कार्यक्रम है, इसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और आप अपने सुझाव दे सकते हैं निष्पक्ष होके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की। तो कोरोना के जो केसेस हैं, अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में ये आंकड़ा 28,867 जो केसेस थे आज वो आए हैं। तो 28,867 केसेस आए हैं और 31 मरीजों की मौत हुई है दिल्ली में। तो ये तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं आज। इस खबर पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 28,867 नए केस सामने आए हैं। और जो 20 अप्रैल 2021 के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले हैं, यानी कि इससे ज़्यादा 20 अप्रैल 2021 में केसेस आए थे। और 20 अप्रैल 2021 को 28,395 केस आए थे। और आज 28,867 केसेस आज आए हैं। तो बड़ी बात यह है कि दिल्ली में संक्रमण दर, जो पॉजिटिविटी रेट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 29.21 यानी कि करीब 29-30% पॉजिटिविटी रेट हो गया है। यानी कि जो लोग टेस्ट करा रहे हैं, अगर 100 लोग टेस्ट करा रहे हैं, 100 में से 29 या 30 लोगों को कोरोना पाया जा रहा है। और इसमें तो बहुत सारे लोग टेस्ट करा भी नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप लोग ना जाएं। अब जो दिल्ली में जो कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो हो गए हैं 94,160, 94,160, जो पिछले 8 महीने में सबसे ज़्यादा है। तो ये चिंता का विषय है। और आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना की 31 मरीजों की मौत हुई है। अब दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 25,271 पहुंच गया है। यानी कि जो पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर मिला के 25,271 हो गया है, जिनकी मृत्यु दिल्ली में हुई है कोरोना की वजह से। और इस वक्त दिल्ली में 62,324 मरीज होम आइसोलेशन में है। और दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 5.71% हो गई है। तो आप ये देखिए कि जो पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली में, वो 29.21 पहुंच चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 में से 29 या 30 लोग टेस्ट का जिनका पॉजिटिव पाया जा रहा है, जिनको कोविड है। और बहुत सारे लोग, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो टेस्ट करा ही नहीं रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो 30 से 40% लोग, हर एक जैसे 10 लोग हैं तो उसमें 3-4 लोग कोरोना से संक्रमित हैं दिल्ली में। फिर भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो बहुत शर्मनाक है। अब आप ये देखिए, लोहड़ी का आज त्यौहार था, तो सभी को लोहड़ी की भी शुभकामनाएं। तो लोहड़ी का त्यौहार था और आस्था का विषय है, वो अच्छी बात है। लेकिन आज जब 28,867 मामले जब आ रहे हैं, तब हमें इस जो हालात में जब हमारी जान भी जा सकती है, तो क्या ग्रुप में इकट्ठा होना जरूरी था? बहुत ही शर्मनाक है। हम ये देख रहे हैं कि हर जगह लोग लोहड़ी मना रहे हैं। बहुत सी बात है, मनानी चाहिए, लेकिन इस समय स्थिति अलग है। जब सब कुछ सामान्य हो जाए तो आप कितने उल्लास से मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात है, मनाना चाहिए। हर एक पर्व भारतीय मनाना चाहिए। भारत त्योहारों का देश है। लेकिन जो स्थिति अब है, आप ये समझिए, इतने ज़्यादा केसेस दिल्ली में नहीं आए। 28,867 इन अ सिंगल डे, एक दिन में आप ये कहिए। तो ये अगर हम फिर भी एक साथ भीड़ इकट्ठा करके जब कोई त्योहार, या वो चाहे किसी भी धर्म के हो, हम ये किसी एक को नहीं कह रहे, कोई भी धर्म के हो, लेकिन ये अभी देखिए इस समय ये मौत को बुलावा देना है। मैं आपको बता दूं, जब दूसरी लहर थी ना, शमशान घाट में लाशें, उनकी जो अंत्येष्टि करने के लिए भी जगह नहीं थी। इतना बुरा हाल था दिल्ली में। अब लोग शायद सब कुछ भूल चुके हैं।
दूसरी लहर के टाइम मेरे को खुद पता है, हम लोग जो लोगों से हमारी बात हुई है और जो लोग जाते थे शमशान घाट में किसी की रिलेटिव की डेथ हो जाती थी उनकी, तो जगह नहीं मिल रही थी। अब शायद हम सब ये भूल गए हैं। तो ये याद रखने की जरूरत है। 28,867 जब केस आए हैं, तो उसमें भी अगर हम गैदरिंग में जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। हम तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं, आप ऐसा ना कीजिए। इसमें आपका और जो आपका परिवार है वो सुरक्षित में रहेगा इसमें, अगर आप ऐसे करेंगे तो। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, तो सारे त्योहार मनाइए। तब कौन मना कर रहा है? तब तो अच्छी बात, आप बनाइए। लेकिन अब जो स्थिति आप समझिए, आपके परिवार के लिए हम कह रहे हैं। अगर 28-29 हज़ार केस आ रहे हैं रोज के दिन में, और वो तो जो लोग जो टेस्ट कराए हैं वो केस है ये तो दिल्ली में कई लोग तो टेस्ट ही नहीं करा रहे, उनका क्या? तो आप ये समझिए कि हर एक जब भी आप निकलेंगे, 10 में से 4-5 लोगों को कोरोना है, आप ये मान के चलिए। और फिर भी हम अपनी जान जोखिम में डालने के लिए लगे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए, कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो सभी साथ जुड़ के निवेदन है, बहुत ही जरूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकले और मास्क जरूर लगाएं। और इस बीच सत्येंद्र जैन है जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है, उनका कहना है कि भाई दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगा रहे, क्योंकि व्यापारी हैं उनको भी चिंता हो गई है कि अगर लॉकडाउन लग गया फिर से उनके जो धंधे चौपट हो जाएंगे। और बिल्कुल ठीक बात है, वो चिंता का विषय वो भी है। लेकिन करें क्या? ऐसी महामारी कभी दुनिया में कभी पहले आई नहीं। तो समस्या अब ये हो रही है कि अपनी जान बचाएं या अपने जो धंधे हैं वो बचाएं। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा संख्या उन मरीजों की है जो किसी अन्य बीमारी के चलते अस्पताल में थे। तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जो डेथ हुई है वो कोरोना की वजह से नहीं हो रही, वो किसी और बीमारी के कारण हो रही है लोगों की। तो अब ये एक समस्या है। तो जो डेथ हो रही है अभी देखिए किसी और अभी देखिए, और लोग फिर भी अपनी जो जान जोखिम में डालने को तैयार है, ये कितना शर्मनाक है। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो दिल्ली में ज़्यादातर जो डेथ हुई है वो किसी और बीमारी उनको थी, इसलिए उनकी डेथ हुई है। और अब लोगों को कितना समझा दिया, अब लोग खुद नहीं समझ सकते क्या? सब जगह निवेदन कर रही है, सरकारें सब हाथ जोड़ के कह रही है भैया मान जाइए, आपकी जिंदगी का सवाल है। तो जो सत्येंद्र जैन वो ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में जो डेथ हुई है वो उनको पहले से कुछ और बीमारी थी, इसलिए वो ज़्यादातर वो डेथ आ रही है, कोरोना से ज़्यादा डेथ नहीं आ रही, ये उनका कहना है। लेकिन फिर भी आप ये कहिए, अगर रोज अभी जो कल जो 28,800 जो 67 मामले आए हैं, बहुत ज़्यादा है एक दिन में। तो इसलिए अगर घर से बाहर निकले तो मास्क अवश्य लगाएं, ये हमारा आप सबसे निवेदन है। बाकी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं जो आपके सवाल हैं, और अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। अब एक पीएम मोदी ने भी कोरोना पर समीक्षा बैठक करी है और राज्यों के लिए जारी किए हैं दिशा निर्देश। तो गाइडलाइंस उन्होंने जारी करी है, उस खबर पे नजर डालते हैं। कोरोना वायरस और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच गुरुवार को बैठक हुई थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। पीएम मोदी ने कोरोना पर समीक्षा बैठक कर मुख्यमंत्रियों से राज्य के हालातों का जायजा लिया है, साथ ही घातक वायरस को रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी जो महामारी से जो भारत की लड़ाई अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है, मेहनत हमारा एक मात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प है। हम 130 करोड़ भारतीय अपने प्रयासों से कोरोना से जीत कर जरूर निकलेंगे। ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो गई है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। तो ये पीएम मोदी का कहना है। बाकी आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कुछ सुझाव है तो आप वो दे सकते हैं। और आर्मी चीफ नरवणे जी ने कहा है कि भाई चीनी सेना अब भी एलएसी पर
पर है भारतीय सेना तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि जो चाइना की जो सेना है ना वो है, इसलिए हमारी भारतीय सेना पूरी तैयार है। और पहले उन्होंने बयान भी दिया था कि अगर युद्ध हुआ, अगर हमारे पर युद्ध थोपा गया तो इस बार जीत भारत की होगी। ये हमारे जो सेना के अध्यक्ष नरवणे जी, उनका कहना है, जो सेना प्रमुख हैं, थल सेना प्रमुख। तो चीन के साथ एलएसी पर चल रहे विवाद के बीच थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। सेना दिवस से पहले बोलते हुए नरवणे ने स्वीकार किया कि भले ही एलएसी पे कई विवादित जगहों पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी बड़े इलाके में चीनी सैनिकों को वापस जाना बाकी है। आर्मी चीफ नरवणे ने इसके साथ ये भी चेतावनी दी कि यदि चीन ने युद्ध थोपने की कोशिश की तो भारत न सिर्फ जवाब देगा बल्कि जीतेगा भी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष आखिरी रास्ता है। तो ये कह रहे हैं कि मैं जीत हमारी होगी, और बिल्कुल भारत का एक बच्चा, हमारी जो भारत की जो सेना है उसके साथ खड़ा है। और अगर युद्ध होता है तो जो हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि जीत हमारी होगी। बिल्कुल पूरा पूरा देश हमारे देश की सेना के साथ और उनको सल्यूट करता है कि उन्हीं की वजह से हम घरों में जो सुकून से जीवन बिता रहे हैं, जो आज हम त्यौहार मना रहे हैं, केवल हमारी भारतीय सेना की वजह से है। जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उसकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। तो हमारी पूरी टीम भी सल्यूट करती है हमारी जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। और एक बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ है, उसके बारे में बता दूं। वो बड़े एक दुखद घटना है। तो 5 लोगों की उसमें जान गई है। तो ये मैं डिटेल आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में गुरुवार को यानी कि आज पटना से गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस 2 माहिनी के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 12 डिब्बे प्रभावित हुए और 4 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसके चलते 5 लोगों की मौत हुई है। और रेल अधिकारियों के मुताबिक यह दुर्घटना अलीपुर द्वार जंक्शन से 90 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हुई है। उनके मुताबिक दुर्घटना राहत ट्रेन और एक मेडिकल टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। और भारतीय रेलवे ने मृतकों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 25,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर ट्वीट में कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेन हादसे के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और इससे पहले मोदी जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बात की थी और हादसे का जायजा लिया था। और वही जो रेल मंत्री है उनका कहना है कि मैंने पीएम मोदी से बात की है, उन्हें बचाव कार्यों से अवगत कराया है। मैं व्यक्तिगत रूप से त्वरित बचाव कार्यों के लिए स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। मैं कल सुबह साइट पर पहुंच रहा हूं। हमारा फोकस रेस्क्यू है। दुर्घटना की गहराई से और हर पहलू पर जांच होगी। और कुछ खबरें हम आपको बताएं। सीडीसी, उनका एक बयान सामने आया है। तो सीडीसी का कहना है कि जो मौत की संभावना 91% कम है ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की। तो जो पहले के मुकाबले जो ओमिक्रॉन से संक्रमित है उनमें जो मौत की संभावना है वो 91% कम है। और इस पे थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड-19 के अन्य वेरिएंट की तुलना में काफ़ी कम गंभीर है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया है। डेली मेल के रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी के अनुसार डेल्टा वेरिएंट के जोखिम की तुलना में जो पहले जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट के जोखिम की तुलना में ओमिक्रॉन के कारण अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम आधा है। तो ये कह रहे हैं कि कम लोग हॉस्पिटलाइज्ड होंगे। डेल्टा की तुलना में अस्पताल में भर्ती लोगों में उन्हें गहन देखभाल या आईसीयू में भर्ती करने की आवश्यकता जैसी संभावनाएं 75% कम है। और मृत्यु दर भी डेल्टा की तुलना में 91% कम है। कि जो पहले मृत्यु होती थी डेल्टा वेरिएंट की वजह से, उससे अब 91% मौतें होगी ओमिक्रॉन की वजह से। और हालांकि यह लंबे समय से स्वास्थ्य अधिकारी और विशेषज्ञों द्वारा
पहले भी बताया गया था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इससे पहले के वेरिएंट की तुलना में इतना घातक नहीं है। इसी वजह से ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत में कुछ ही मौतें हुई हैं। तो हर एक जो कंट्री में कम मौत हुई है ओमिक्रॉन में, जो डेल्टा वेरिएंट के जो पहले हुई थी जिससे। और यूपी इलेक्शन की बात करें तो सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो गई है और 29 सीटों की लिस्ट जारी हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, तो जयंत चौधरी उसके अध्यक्ष हैं। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे में यूपी के पीला चरण का जल्द नामांकन होने वाला है। पहले चरण का जो पहला चरण है उसके लिए जो वोटिंग होने वाली है, तो पहले चरण का चुनाव पश्चिम यूपी में है, जो आज रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। सपा रालोद के संयुक्त गठबंधन की पहली सूची में 29 प्रत्याशी के जो नाम है वो उन्होंने बताए हैं। और उनका जो नारा है, उनका कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में लाएगा परिवर्तन। युवा किसान के विकास का मंत्र आ रहे हैं अखिलेश और जयंत। तो ये लिस्ट जारी करी है और अब ये देखना है कि कौन सी पार्टी जीती है। सभी पार्टी अपने अपने दावे कर रही है कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। अब ये देखना है कौन सी पार्टी जीते, चाहे उसमें बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, तो सभी पार्टी अपने अपने जीत के दावे कर रही है और बहुत बहुत जल्द ही चुनाव आने वाला है और जब स्थिति साफ हो जाएगी कौन सी पार्टी जीत रही है। तो ये कुछ खबरें थे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। और यूपी में कांग्रेस उम्मीदवारों की जो पहली सूची में 40% महिलाएं हैं। उन्नाव पीड़िता की जो मां है उनको भी टिकट दिया गया था। उन्नाव जो रेप केस हुआ था, तो उसमें भी जो पीड़िता थी उसकी मां को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और जो राष्ट्रपति ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है कोविंद जी ने। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। और आपको तो एक महीने बाद करीब जो शीतकालीन ओलंपिक चाइना में होने वाला है, तो इसको विंटर ओलंपिक भी कहते हैं, तो उसकी तैयारियों में लगी है चाइना की सरकार। तो वो जो कोविड के जो उनके जो पेशेंट है वहाँ पे, तो उसको ज़ीरो कोविड करने का प्रयास कर रही है। तो अब वो इसमें दिक्कत में क्या है कि जो भी उनके कोविड के जो केसेस दिखते हैं वहाँ पे अपने वो, तो उनको ज़बरदस्ती जैसे उठा लिया जाता है, उनको कहीं उनको बक्सों में भर रहे हैं, उसको 2-2 हफ्ते जो कंटेमिनेशन जो सेंटर है वहाँ रखा जाता है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जैसे ही अब एक महीने बाद जो विंटर ओलंपिक शुरू हो, तो उसमें जो देश की छवि को नुकसान ना हो, इसलिए जिनको कोविड है तो उनको वो जो घटनास्थल से हटा देते हैं, ताकि लोगों को पता ना चल सके कि कोविड के केसेस भी हैं या कोविड को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और उज्बेकिस्तान से बिजली आपूर्ति ठप होने से काबुल में बिजली गुल हो गई है। एक ये खबर है उज्बेकिस्तान से। और टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार ने कोविड अलर्ट बढ़ा दिया है। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं, क्योंकि ये भारत की बात है और ये आपसे संबंधित बात है। और आयरलैंड जो कंट्री है, जो देश है, उसने अपने नागरिकों को क्वारंटाइन में ढील दी है। और इंग्लैंड का ऐलान है कि भारत के साथ होगी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत। तो ये खबर है। खेल का मैं आपको बता दूं, जो खेल का अपडेट है,
111 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को कल जो तीसरा निर्णायक मैच जीतने के लिए। तो भारतीय टीम ने आज जो बल्लेबाजी करी तो उसमें नाबाद शतक बनाया जो हमारे कीपर हैं ऋषभ पंत ने, तो बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, लेकिन उनका जो दूसरे बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया। और जो जो टोटल लीड, अब आप ये कह सकते हैं, तो लीड जो उनको जो टारगेट मिला है तो 212 रन का लक्ष्य मिला है जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को, जो तीसरा टेस्ट मैच। तो एक टेस्ट मैच पहले भारत जीती थी, फिर साउथ अफ्रीका जीती थी, और ये जिसमें जो तीसरा जो जीत जाएगा दक्षिण अफ्रीका अगर जीतती है तो वो सीरीज अपने नाम कर लेगी। तो भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। कल भारत को 8 विकेट लेने हैं, और जो पहला सेशन होगा तो उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी जिम्मेदारी होगी। अगर उसमें विकेट निकलते हैं तो भारत के चांसेस है, और 111 रन है अभी तो, और 8 विकेट लेने हैं, तो 2 विकेट भारत गिरा चुका है 212 रन के जो टारगेट दिया था उसमें। तो 212 में से करीब आप ही लगा लीजिए 111 वो बना चुके हैं, और 111 उनको और बनाने हैं साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। तो 111 में उन्होंने केवल 2 विकेट खोए हैं। अब ये देखना है कि कल क्या भारत की टीम आउट कर पाएगी दक्षिण अफ्रीका को और सीरीज अपने नाम कर पाएगी। तो इसका अपडेट हम आपको देंगे। और भारतीय टीम में जो अनुभवी मिडफील्डर हैं, हॉकी की बात करें महिला टीम में, तो उसमें लिलिमा मिंज करके एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। तो उन्होंने 27 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया है हॉकी से। तो केपटाउन में अब 111 रन और चाहिए साउथ अफ्रीका को सीरीज अपने नाम करने के लिए 2-1 से, और भारत को 8 विकेट चाहिए सीरीज अपने नाम करने के लिए 2-1 से। तो अब ये देखना है कि कौन सी टीम जीतती है। और आज एल्गर जो कप्तान है उनका जब विकेट लिया था हमारे जो जो गेंदबाज है अश्विन ने, तो 65 उस टाइम स्कोर था उनकी टीम का। लेकिन वो डीआरएस को जब पता चला कि वो जो बॉल है वो जो स्टंप से ऊपर है, तो फिर कप्तान कोहली काफ़ी गुस्से में आए थे और सभी खिलाड़ियों ने काफ़ी गुस्सा जाहिर करा, और डीआरएस सिस्टम को की कोसते दिखाई दिए। तो जो स्टंप माइक था उसमें सारी वॉइस जो रिकॉर्ड हुई है, तो उस पर थोड़ा सा विवाद हुआ है। और हमारी तो ये शुभकामना है कि जो टीम जीते, जो अलग से जो कंट्रोवर्सी है उसमें चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, और अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए। लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, अगर आप जीतते हैं तो वो याद रखा जाएगा, अन्यथा जो हारता है उसको वो याद नहीं रखा जाता। जो जीतने वाले को ही कि को दुनिया सलाम करती है। तो इसलिए कल आप 8 विकेटें लें और भारत को जिताएं और सीरीज अपने नाम करें पहली बार। तो कल इस मैच का फैसला आ जाएगा अगर कल बारिश नहीं आई तो। और एक ये खबर थी। और जो बॉलीवुड की अगर आप बात करें तो तापसी पन्नू और ताहिर राज की फिल्म लूप लपेटा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। और जो अन्य खबरें हैं बॉलीवुड की वो हम आपको बताते हैं। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव आप रख सकते हैं। और विद्युत जम्वाल ने शुरू की है अपने बैनर की पहली फिल्म, उनके बैनर के तले जो पहली फिल्म बन रही है। फिर देखेंगे अभिनेता का दाशु एक्शन अवतार। तो एक्शन अवतार में आएंगे विद्युत जम्वाल। एक ये खबर है। और जो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। और जो पुष्पा 2 होगी और भी धमाकेदार, रश्मिका मंदाना जो इसमें जो लीड एक्ट्रेस थी पुष्पा में, तो वो ये कह रही कि जो पुष्पा 2 होगी वो इससे ज़्यादा धमाकेदार होगी। और जो अल्लू अर्जुन, और आपको पता है कि रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है, और फिल्म के कुछ हफ्ते हो गए हैं लेकिन अभी भी यह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है ये जो फिल्म है पुष्पा। और बड़े पर्दे पर धमाका करने के बाद अब ये ओटीटी पे भी रिलीज़ हो रही है अलग अलग लैंग्वेजेस में। और कल हमने आपको बताया था कि जो रविंद्र जडेजा है जो भारतीय टीम के ऑलराउंडर है, तो उन्होंने भी एक अल्लू अर्जुन का जो कि को नकल करने का
का प्रयास किया था और ऐसे ही सेम उन्होंने वो स्टाइल रखा जैसे अल्लू अर्जुन ने किया है। तो काफ़ी सारे अभिनेता है वही एक्शन कर रहे हैं या वो डायलॉग बोल रहे हैं जो अल्लू अर्जुन बोल रहे हैं अपनी फिल्म पुष्पा में। तो ये सभी खबरें थी और आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव आप रख सकते हैं। और फिर से जैसे हमने आपको बताया कि 28,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं दिल्ली में एक दिन में, तो अपना आप ध्यान रखें। और जो जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क अवश्य लगाएं और सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल करें। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप हाथ धोते रहें और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। कोई इवेंट है उसमें जिसमें भीड़ हो वहाँ आपको अभी नहीं जाना है। तभी हम कह रहे हैं कि जैसे आज लोहड़ी का त्यौहार था, कल ही अभी अगले साल जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप आराम से त्यौहार मना सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है क्योंकि 28,000 से ज़्यादा केसेस रोज़ आ रहे हैं। तो फिर से आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं भारत अपनी पूरी टीम के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके जुड़ने के लिए, आपके सवालों के लिए और आपके जो सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग देश के लिए अच्छे काम करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। और फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं भारत आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको फिर से लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, बिहू, पोंगल, बिहू, तो जितने त्यौहार हैं जो देश में मनाए जा रहे हैं उन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से पूरी टीम की तरफ से मैं भारत आपका धन्यवाद करता हूँ। देश के लिए आप अच्छे काम करें और अपने परिवार का नाम और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।